Hello, dear students. Dear students, we are again with you to teach you Richard Steele's famous essay, The Spectator Club. Okay, students? Now, the remaining part of this essay, Spectator Club, will be discussed here. अब हम लोग स्टूडेंट्स फिर से एक बार इकट्ठा हैं और हम लोग रिचर्ड स्टील के लिखे हुए स्पेक्टेटर क्लब नामक एस्से की स्टडी आगे करेंगे। इसका कुछ हिस्सा हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है कि देयर आर 6 मेंबर। कितने सदस्य हैं? 6 मेंबर्स आर देयर इन स्पेक्टेटर क्लब। स्पेक्टेटर क्लब में कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं और उनमें से 2 सदस्यों के बारे में शायद हम लोगों ने स्टडी कर ली है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग इसके तीसरे सदस्य के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? आई थिंक अब हम लोगों को तीसरे सदस्य के बारे में पढ़ना चाहिए। ओके राइट स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे बढ़े अब। यस स्टूडेंट्स, द पर्सन ऑफ नेक्स्ट कंसिडरेशन इज सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। स्टूडेंट्स, I think your next character whom about you are going to study is एंड्रयू फ्रीपोर्ट। इस जो क्लब है स्पेक्टेटर क्लब, इसका जो तीसरा मेंबर है उसका क्या नाम है स्टूडेंट्स? द पर्सन ऑफ नेक्स्ट कंसिडरेशन इज सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। क्या नाम है? एंड्रयू फ्रीपोर्ट नाम है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट मेंबर का नाम क्या था तो आप बता लेंगे ना? क्या नाम था? सर रोजर डी कवर्ली। यस स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका तीसरा मेंबर है, सेकंड मैंने आपको बताया था, जो आपका वो लॉयर था वो सेकंड मेंबर था, और जो तीसरा मेंबर है मर्चेंट है। देखिए, हमने आप लोगों को स्टार्टिंग में जब पढ़ाना शुरू किया था तो बताया था स्टूडेंट्स कि एक्चुअली रिचर्ड स्टील इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी। दैट्स वाई ही सेलेक्ट्स हिज members of his spectator club from various sections of the society to represent what kind of things were there running in the society of 18th century। चूँकि समाज का वास्तविक चित्र दिखाने वाला साहित्यकार रिचर्ड स्टील है, सोशल रिप्रेजेंटेटिव है, इस नाते उसने क्या किया है कि समाज के सभी वर्गों से कैरेक्टर्स को पिक किया है। ओके, और उसका जो टारगेट रहा है वो हमेशा ये रहा है कि समाज के वास्तविक चित्र को दिखाया जाए, इसलिए उसने समाज के हर वर्ग से कैरेक्टर्स को उठाए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला जो मेंबर था वो जस्टिस फील्ड से था। एक आप कह सकते हैं न्यायालय का प्रतिनिधित्व कर रहा था, न्याय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा था, अमीर वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा था, कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा था। सेकंड कैरेक्टर जो था वो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा था जिसको आप लॉ कह सकते हैं, कानूनी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा था। और तीसरा जो कैरेक्टर आपके सामने आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो है सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। तीसरा कैरेक्टर कौन सा है? द पर्सन ऑफ नेक्स्ट कंसिडरेशन इज सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, ए मर्चेंट ऑफ ग्रेट एमिनेंस इन द सिटी ऑफ लंदन एंड ही इज ए पॉपुलर मर्चेंट ऑफ लंदन सिटी। राइट, मीन्स ये स्टूडेंट्स द थर्ड कैरेक्टर एंड्रयू फ्रीपोर्ट इज रिप्रेजेंटिंग द मर्चेंट क्लास ऑफ सोसाइटी। जो समाज का व्यवसायी वर्ग है, बिजनेसमैन वर्ग है, उस बिजनेसमैन वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला जो कैरेक्टर है, जो मेंबर है स्पेक्टेटर क्लब में, वो सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट है। कौन है स्टूडेंट्स? सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। राइट, Sir Andrew Freeport is the representative of a merchant class of society. He has a great popularity and fame in London city, especially in the field of business. लंदन शहर में व्यवसाय के क्षेत्र में एंड्रयू फ्रीपोर्ट का बड़ा नाम है, बड़ा रुतबा है, बड़ा महत्व है।
और ये इस स्पेक्टेटर क्लब में एक मेंबर है जो कि उस मेंबर में व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि किस तरीके से व्यापारी वर्ग उस समय था, कैसी उसकी सोच थी, कैसा उसका व्यवहार था। तो एक सटायर के माध्यम से, अपने खूबसूरत चुटेले व्यंगों के माध्यम से, हास्य का जो तड़का लिए हुए व्यंग होते हैं रिचर्ड स्टील के, उनके माध्यम से रिचर्ड स्टील ने तत्कालीन व्यवस्था को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो द पर्सन ऑफ नेक्स्ट कंसिडरेशन इज सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, ए मर्चेंट ऑफ ग्रेट एमिनेंस इन द सिटी ऑफ लंदन। लंदन शहर का बड़ा प्रसिद्ध व्यापारी था। ए पर्सन ऑफ इनडिफेटिबल इंडस्ट्री, बहुत मेहनती आदमी था, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता था, आलस्य उसके अंदर नहीं था। इनफैटिगेबल मीन्स होता है मेहनती, वो बहुत ही मेहनती और मेहनत के साथ न समझौता करने वाला एक व्यवसायी था। स्ट्रॉन्ग रीजन, बहुत बुद्धिमान था। ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत अनुभवी भी था। मीन्स दीज आर द क्वालिटीज ऑफ एंड्रयू फ्रीपोर्ट ए मर्चेंट हु इज द थर्ड मेंबर ऑफ स्पेक्टेटर क्लब। स्पेक्टेटर क्लब का जो तीसरा मेंबर है, थर्ड मेंबर है एंड्रयू फ्रीपोर्ट। उसके व्यक्तित्व को तीन शब्दों के माध्यम से सबसे पहले रिचर्ड स्टील इज ट्राइंग टू शो बिफोर यू, राइट। द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ हिज पर्सनालिटी इज ही इज अ पर्सन ऑफ indefatigable industry. Second quality, strong reason. And third quality, great experience. Right? तीन क्वालिटीज उसके कैरेक्टर में हैं। एक तो वो कभी ना हार मानने वाला उद्योगपति है, व्यवसायी है। दूसरा स्ट्रॉन्ग रीजन, रीजन मीन्स बुद्धि, बहुत प्रखर बुद्धि का है, बुद्धिमान आदमी है। एंड ग्रेट एक्सपीरियंस, और अनुभव भी उसको बहुत अधिक है, बहुत अनुभवी आदमी है, कोई नया खिलाड़ी नहीं है व्यवसाय में। हिज नोशंस ऑफ ट्रेड आर नोबल एंड जनरस, उसका जो व्यवसाय करने का तरीका है। हिज स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस, हिज एथिक्स ऑफ प्रोफेशन, तो दैट इज नोबल एंड जनरस। वो एक अच्छा व्यापारी है, वो एक नोबल क्वालिटी का, एक सज्जन क्वालिटी का बड़ा ही उदार व्यवसायी है, उदार प्रोफेशनल है। एज एवरी रिच मैन हैज यूजुअली सम स्लाई वे ऑफ जस्टिंग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कितना भी कोई, हर अमीर बड़े आदमी थोड़ा सा जस्टिंग होते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक करने वाले होते हैं। विच वुड मेक नो ग्रेट फिगर वर ही नॉट ए रिच मैन, जब उन्हें ये लगता है कि वो अमीर ही नहीं है। कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनको अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि वो थोड़ा सा हास्य व्यंग पसंद करने वाले होते हैं। उस वक्त आपको नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति इतना अमीर भी हो सकता है। इतना कॉमन तरीके से आम लोगों की तरह वो हंसी मजाक कर लेंगे कि आप कभी भी उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या बड़ा या अमीर आदमी समझ ही नहीं सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हंसमुख स्वभाव का है ये। मीन्स ही इज़ अ मैन ऑफ जॉली नेचर। द थर्ड मेंबर एंड्रू फ्रीपोर्ट of this spectator club is a man of jolly nature, is a man of a bit humorous nature, right? He calls the sea the British common, right? वो समुद्र को ब्रिटिश कॉमन नाम से पुकारता है, right?
क्लियर? जिस तरीके से ब्रिटेन की संसद है, वहाँ के जो संसद में बैठने वाले लोग हैं, जो वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसका रिप्रेजेंटेशन करने वाले जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, वो उनसे वो समुद्र की तुलना करता है। राइट, ही कॉल्स द सी द ब्रिटिश कॉमन। राइट, वो समुद्र को ब्रिटिश कॉमन के नाम से पुकारता है। स्टूडेंट्स, रिचर्ड स्टील सेज कि ही इज acquainted with commerce in all its parts. He is so man of reason, he is so experienced that he knows all the plan and tricks of commerce. वो व्यवसाय की हर गतिविधि को, हर पक्ष को अच्छी तरीके से जानता है। व्यवसाय का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जिससे एंड्रयू फ्रीपोर्ट अपरिचित हो। ही इज एक्वेंटेड विथ कॉमर्स इन ऑल इट्स पार्ट। वो जो वाणिज्य है, वणिक कर्म है, व्यवसायी का कर्म है, उसके हर पक्ष से भली भांति परिचित है, बहुत अच्छी तरीके से परिचित है। एंड विल टेल यू that it is a stupid and barbarous way to extend dominion by arms. And with his experience and knowledge, what Andrew Freeport has, जो एंड्रू फ्रीपोर्ट को अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे वो कहता है it is stupid and barbarous, ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण और निर्दयता का कार्य है। दिस इज नॉनसेंसिकल एंड क्रूएल सम वर्क वे टू एक्सटेंड डोमिनियन बाय आर्म्स, कि कोई देश दूसरे देश पर या कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अपना प्रभुत्व आर्म्स के भरोसे, माने शस्त्रों के बल पर, यदि कोई दूसरे देश पर, दूसरे राष्ट्र पर या दूसरे व्यक्ति पर अगर ताकत के दम पर, हथियारों के दम पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है, अपने प्रभाव को स्थापित करता है, तो एंड्रयू फ्रीपोर्ट कहता है कि वो बहुत ही गलत, बहुत ही निर्दयतापूर्ण और अनजस्टिफाइड वर्क है। वो कभी भी ये स्वीकार नहीं करता है कि ये कोई गुड वर्क है, ये स्टूपिड वर्क उसको कहता है, बार्बरस वर्क उसको कहता है। एंड्रयू फ्रीपोर्ट का ये मानना है स्टूडेंट्स कि शक्ति के दम पर हम यदि किसी देश पर आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, किसी राष्ट्र पर शासन करना प्रारंभ कर देते हैं, उसको जीत लेते हैं, तो ये स्टूपिड वर्क है, ये एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। राइट, ये निर्दयी लोगों का कार्य है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि ये वही दौर था जब इंग्लैंड में जो कॉलोनी बनाने की प्रवृत्ति थी वो जन्म ले रही थी। 18th सेंचुरी का टाइम वो टाइम था स्टूडेंट्स कि जब 18th सेंचुरी से ही एक स्पिरिट डेवलप हो गई थी इंग्लैंड में कि अब हम लोगों को दूसरे देशों पर शासन करना है, जिसको आप कहते हैं, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, कॉलोनाइजेशन करना शुरू किया, कॉलोनी डेवलप करना शुरू किया, जिसको आप हिंदी में उपनिवेश कहते हैं, उपनिवेशवाद। माने वो दूसरे देशों में जाते थे और वहाँ जा कर के अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू किए थे। राइट स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इंग्लैंड ने बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बना रखा था अपनी ताकत के दम पर, अपनी पावर के दम पर।
जिसमें से बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत भी एक देश था जो कहीं न कहीं अंग्रेज़ों का गुलाम हो चुका था। वो अंग्रेज़ जो शुरू में व्यवसाय का उद्देश्य लेके भारत में आए थे मुग़ल काल में ही, और उसके बाद यहाँ पर अपनी कंपनी का विस्तार किए, अपने व्यवसाय का विस्तार किए, और न केवल अपने व्यवसाय का विस्तार किए बल्कि ताकत के दम पर, शक्ति के दम पर उन्होंने भारत पर अपना आधिपत्य, भारत को भी अपना उपनिवेश बना लिया, अपनी कॉलोनी बना ली। राइट। तो स्टूडेंट्स, इस संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि वो जो 18th सेंचुरी की सोसाइटी है इंग्लैंड की, किस तरीके के वहाँ पे वातावरण है, किस तरीके की विचारधाराएं वहाँ पर हैं, किस तरीके की मनोवृत्ति चल रही है, उन चीज़ों को लेकर के रिचर्ड स्टील ने ये प्रयास किया कि उस सोसाइटी को आपके सामने दिखाया जाए। तो उन्होंने समाज को दिखाया कि इसका मतलब है कि उस समय इस तरीके की विचारधाराएं बड़े और एरिस्टोक्रेटिक लोगों में या सरकार में थी कि जो बलपूर्वक शस्त्र के दम पर दूसरे पर शासन करती थी। और आपको मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया उपनिवेशों का, जिनमें भारत भी एक उपनिवेश रहा है। ओके, क्लियर। और ये किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता था? बिजनेस का प्रतिनिधित्व करता था कि यदि हम बिजनेस के माध्यम से किसी पर अपना शासन जमाना चाहें तो बेहतर होगा व्यवसाय के द्वारा, लेकिन ये कभी नहीं सही होगा कि हम किसी को शक्ति के दम पर, आर्म्स के दम पर जीत प्राप्त करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। फिर से बता देता हूँ, इट इज ए स्टूपिड एंड बारबरस वे टू एक्सटेंड डोमिनियन बाई आर्म्स। अपनी डोमिनियन को, अपनी डोमिनेशी को, अपने प्रभुत्व को, अपने प्रभाव को बाई द आर्म्स, हथियारों के दम पर स्थापित करना, ये किसी भी रूप में रिचर्ड स्टील इसको जस्टिफाई नहीं करता है। आगे कहता है रिचर्ड स्टील, फॉर ट्रू पावर इज टू बी गॉट बाय आर्ट एंड इंडस्ट्री। सही तरीका है दूसरों को जीतने का आर्ट्स एंड इंडस्ट्री। राइट। यदि किसी को हम जीतना चाहें, उस पर शासन करना चाहें, तो शासन करने का जो तरीका है वो आर्ट और इंडस्ट्री है। उसको हम कला के द्वारा या व्यवसाय के दम पर उसे अपना बना सकते हैं। ओके, बिजनेस करके उसको हम अपना बनाएं, शस्त्र के दम पर किसी को अपना बनाना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हम अपनी कलाओं से प्रभावित करें, अपने कार्यों से प्रभावित करें कि वो स्वयं आपके साथ खड़ा हो जाए, स्वयं आपके साथ कार्य करने के लिए तैयार हो जाए, अपनी इंडस्ट्री से हराएं, अपना बिजनेस वहाँ इतना डेवलप कर दें कि वहाँ के लोग मजबूर हो जाएं। राइट। जैसे इंडिया एक कंट्री है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनका व्यवसाय भारत में इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हम चाह के भी उनसे मुक्ति नहीं पा सकते हैं। कहीं न कहीं एक तरह से उनका प्रभाव भारत पे जम गया है। हम कितना भी प्रयास करें उनके प्रभाव को कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने व्यवसाय से हम लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। राइट। तो ये हम कहना चाहते हैं आप लोगों से कि रिचर्ड स्टील की ओपिनियन है कि यदि हम किसी को जीतना चाहते हैं तो अपनी कलाओं से, अपनी इंडस्ट्री से, अपनी व्यवस्थाओं से उस पर अपनी जीत हासिल कर सकते हैं, उस पर अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा शार्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। व्यवसाय के किस तरीके को एक्सेप्ट करता है रिचर्ड स्टील? अपने कैरेक्टर सर एंड्रू फ्रीपोर्ट के माध्यम से। ही एक्सेप्ट्स द डोमिनियन ऑन अदर कंट्रीज बाय आर्ट एंड इंडस्ट्री एंड डोमिनियन बाय आर्म्स ही रिजेक्ट्स। वो शस्त्रों के द्वारा
किसी पर कब्जा करना इस बात का विरोध करता है, और आर्ट के द्वारा और इंडस्ट्री के द्वारा यदि हम किसी पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं तो एंड्रयू फ्रीपोर्ट की यही ओपिनियन है, और आपका रिचर्ड स्टील इसी बात को आपके सामने आगे बढ़ाता है। आगे बढ़े स्टूडेंट्स। He will often urge that if this part of our trade were well cultivated, कहता है यदि व्यवसाय अच्छी तरीके से हो, अगर हम अपने व्यवसाय को बढ़ावा दें, he will often urge that if this part of our trade, अगर हमारा ट्रेड डेवलप हो, मेरी तरफ का ट्रेड डेवलप हो, मेरे देश का ट्रेड डेवलप हो, ट्रेड मीन्स बिजनेस, व्यवसाय बढ़े, और वेल कल्टिवेटेड, अच्छे से उसको अगर स्थापित किया गया होता, अगर व्यवसाय को डेवलप किया गया होता या किया जाए, तो वी शुड गेन फ्रॉम वन नेशन एंड इफ अनदर फॉर्म अनदर, कहता फिर हम एक देश ही नहीं, एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश, तमाम सारे देशों पर, तमाम सारे राष्ट्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं। लेकिन वो किसके द्वारा? अपने व्यवसाय के द्वारा, अपने शस्त्रों के द्वारा नहीं। राइट? क्लियर? ओके स्टूडेंट्स। तो एंड्रयू फ्रीपोर्ट्स ओपिनियन इज दिस कि बाय द पावर, बाय द आर्म्स, वन मस्ट नॉट थिंक टू गेट विक्ट्री ओवर अदर्स। इफ यू वांट टू गेट विक्ट्री ओवर अदर्स, you are supposed to take the help of industry, art, culture and love. अगर आपको दूसरों पर आधिपत्य बनाना है तो वो आधिपत्य यदि प्रेम, कला, साहित्य एवं व्यवसाय के द्वारा यदि हम किसी पर अपना प्रभाव जमाते हैं तो वो स्थायी होता है। लेकिन यदि केवल शस्त्रों के दम पर हम किसी पर आधिपत्य करना चाहें तो हम बड़े समय तक राज्य नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स। आगे कहता है, we will often urge that if this part of our country were well cultivated, we should gain from one nation and if another from another. I have heard him prove. रिचर्ड स्टील कहता है कि मैंने एंड्रयू फ्रीपोर्ट को यह प्रूव करते हुए सुना है। एक और ओपिनियन एंड्रयू फ्रीपोर्ट की रिचर्ड स्टील बताना चाहता है कि आई हैव हर्ड एंड्रयू फ्रीपोर्ट सेइंग, प्रूविंग दैट डिलिजेंस मेक्स मोर लास्टिंग एक्विजिशंस देन वोलर। राइट? वो कहता है कि एक व्यक्ति सबसे अधिक प्रिय कभी भी अपनी क्षमताओं से बन सकता है, अपने साहस से बन सकता है। राइट? कोई भी व्यक्ति अगर डिलिजेंस से जो चीज़ प्राप्त कर सकता है वो कभी भी आलस्य से नहीं प्राप्त कर सकता है। ये संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति आलस्य के दम पर कोई बड़ी सफलता प्राप्त करे। दिस इज नॉट पॉसिबल। राइट? इफ यू वांट टू गेट पावर, यू मस्ट नॉट हैव वोलर बट यू मस्ट हैव डिलिजेंस। आपके पास डिलिजेंस होना चाहिए। आप वैलर के दम पे कुछ अच्छा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एंड दैट स्लॉथ हैज़ रूइंड मोर नेशंस
देन द स्वॉर्ड। अंडरलाइन कर लीजिए स्टूडेंट्स इन पंक्तियों को। हालांकि इसमें जितनी पंक्तियां हैं एंड्रयू फ्रीपोर्ट की कही हुई, जो रिचर्ड स्टील ने लिखा, सब की सब बड़ी ही यूज़फुल हैं और उपयोगी हैं, लेकिन फिर भी इस लाइन को याद रख लीजिए। एंड दैट स्लॉथ हैज़ रूइंड मोर नेशंस देन द स्वॉर्ड। इसको अंडरलाइन जरूर रखिएगा। आप लोगों के लिए तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो लोग दिन में भी सो जाते हैं ना। स्टूडेंट्स, रिचर्ड स्टील इन पंक्तियों में कहता है कि इस दुनिया की जितनी बर्बादी हुई है, इस दुनिया के तमाम देश जो बर्बाद हुए हैं, उनको तलवारों से ज्यादा वहां के आलस्य ने बर्बाद किया है। स्लॉथ मीन्स आलस्य, रुइंड मने बर्बाद कर देना, स्वॉर्ड मने तलवार। वो कहता है कि स्लॉथ हैज रूइंड मोर, आलस्य ने ज्यादा बर्बाद किया है नेशंस को, दुनिया के देशों को इस वहां के आलस्य ने बर्बाद कर दिया। देन द स्वॉर्ड, उतनी बर्बादी उन देशों की तलवारों से नहीं हुई है, युद्धों से नहीं हुई है, जितनी बर्बादी उन देशों की वहां के आलसी लोगों के कारण हो गई है। स्टूडेंट्स, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, आप में से तमाम सारे विद्यार्थी इतिहास के भी हो सकते हैं। When सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक, जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। वो यूं हुआ था कि अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम से अटैक किया था, परमाणु बम गिरा दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि जिस देश पर परमाणु बम से हमला हो जाए, वो देश कितना बर्बाद होगा, कितना नुकसान होगा। जहां आज भी तमाम सारी जो पीढ़ियां आ रही आने वाली, उनमें अभी भी उस परमाणु युद्ध से जो रेडिएशन निकला था, जो विकिरण हुआ था, जो नुकसान हुआ था, आज भी उनकी जेनेटिक चेंज हो गया है। वहाँ की तमाम सारी पीढ़ियाँ आज भी विकलांग होती हैं। राइट स्टूडेंट्स? जबकि वो तो बहुत छोटा सा देश है, इतना बड़ा नुकसान हुआ। भारत प्राकृतिक दृष्टि से इतना समृद्ध है, इतना बड़ा देश है, लेकिन आपने देखा होगा कि भारत जापान से कर्ज लेता है, बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कर्ज लेता है, वहाँ से तकनीकी मांगता है, वहाँ से टेक्नोलॉजी मांगता है। क्या आपने कभी सोचने का प्रयास किया कि वो देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में एकदम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बिगड़ गया था, वो आज दुनिया के तमाम देशों से बहुत आगे है, एक विकसित देश के रूप में बढ़ रहा है आगे। दुनिया के दूसरे देशों को कर्ज देता है, टेक्नोलॉजी देता है, और तमाम सारे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल्स सप्लाई करता है। भारत जैसे विशाल देश को बुलेट ट्रेन के लिए कर्ज देता है। उसका रीज़न कभी जानने का प्रयास किया आपने? वो यही रीज़न है स्टूडेंट्स, कि उस देश को परमाणु बम भी नहीं बर्बाद कर सकता है जहां के लोग मेहनती हों। और तमाम ऐसे देश हैं जिनमें कुछ हद तक अपना देश भी शामिल हो गया है, कि यहाँ के लोगों को किसी परमाणु बम से
नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ के लोग इतने आलसी हैं कि स्वयं बर्बाद हो जाएंगे। अपने आसपास आप देखिए, खैर आप लोग तो मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये मेरी निजी पीड़ा है कि आसपास मैं देख रहा हूँ कि सुबह बच्चे जब उठ रहे हैं तो उठने के बाद पहला काम मोबाइल में लग जाते हैं तमाम। और मोबाइल एक ऐसी दुनिया है जहां अगर आप घुस गए तो वही जगजीत सिंह का जो सॉन्ग है कि न जाने कौन सी दुनिया है ये मेरे रब्बा, सॉरी ये मूवी का सॉन्ग है, जहां से लौट के कोई सदा नहीं आती। उस दुनिया में जाने के बाद जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हमको तो लगता है इन लोगों को देखूं तो यही गाना गाना शुरू कर दूं, चिट्ठी न कोई संदेश जाने है कौन सा देश जहां तुम चले गए। पता नहीं किस दुनिया में चले जाते हैं। पता लगता है कि एक तो 8 बजे सो के उठे हैं। लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा तमाम सारे लोगों को, एक तो 7 बजे के पहले उठेंगे नहीं, उसके बाद मोबाइल में लग जाएं। घर के लोग कहने लगे भैया चाय वो पी लो, भैया चाय वो पी लो, उठ जाओ, मुंह तो धो लो, मंजन तो कर लो। ये हालात है। हमारे बच्चे इंडस्ट्री नहीं करना चाहते हैं। जिस देश में मेहनत नहीं होगी, जिस देश के लोग आलसी हो जाएंगे, स्टूडेंट्स, उस देश को किसी शस्त्र से बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। उस देश को बर्बाद करने के लिए किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, किसी आर्म्स की आवश्यकता नहीं, किसी परमाणु बम की आवश्यकता नहीं है। वहाँ के लोग स्वयं बर्बाद हो जाएंगे, स्वयं नष्ट हो जाएंगे। वो नशे की लत में डूब जाएंगे। वो आलस से उनको तमाम सारे क्राइम करने के लिए विवश कर देगा। वो इंडस्ट्री नहीं कर पाएंगे। और जहाँ के लोग इंडस्ट्रियस होंगे, जहाँ के लोग मेहनती होंगे, वो लोग अपनी मेहनत के दम पर यदि एक बार ध्वस्त भी हो जाएं तो फिर से खड़े होंगे, राइट। और वो जो आप लोगों को लास्ट ईयर मैंने लाइन पढ़ाई थी, आई वॉज इवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर, मैं हमेशा एक योद्धा रहा हूँ और फिर से एक युद्ध लड़ना है। राइट स्टूडेंट्स, इस लाइन को याद रखिएगा और ये पूरे जीवन आप लोग अपने साथ ज़रूर रखिएगा, याद रखिएगा इस रूप में कि कभी हमने पढ़ा था, हमारे सर ने पढ़ाया था। सर एंड्रू फ्रीपोर्ट की ओपिनियन है एक व्यवसायी के रूप में। रिचर्ड स्टील ने स्पेक्टेटर क्लब में लिखा है स्टूडेंट्स कि दैट स्लॉथ हैज़ रूइंड मोर नेशंस दैन द स्वर्ड्स। दुनिया के तमाम देशों को तलवारों से ज़्यादा अगर किसी ने बर्बाद किया है, शस्त्रों से ज़्यादा यदि किसी ने बर्बाद किया है, तो वहाँ के आलस्य ने बर्बाद किया है, वहाँ के अकर्मण्यता ने बर्बाद किया है, राइट। ही अबाउंड्स इन सेवरल फ्रूगल मैक्सिम्स। स्टूडेंट्स, उसकी तमाम सारी अच्छी अच्छी कहावतें हैं, तमाम सारी कहावतें वो कहता है। फ्रूगल मैक्सिम्स मीन्स तमाम सारी कहावतें, फेमस मैक्सिम्स मीन्स कहावत। वो तमाम सारी कहावतों के लिए जाना जाता है, तमाम अच्छी अच्छे कहावतें कहता है। एमंगेस्ट विच इज़ द ग्रेटेस्ट फेवरेट। उसकी तमाम सारी कहावतों में एक बड़ी ही महान और बड़ी ही पसंदीदा कहावत है। जैसे अपने लोगों में भी तमाम लोग बड़ी कहावत बोलते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आप लोग बोलते रहते हैं ना। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं बरसते नहीं हैं। तो ऐसे भी एंड्रू फ्रीपोर्ट वॉज अ मैन ऑफ सो मेनी एक्सीलेंट मैक्सिम्स। तमाम सारे अच्छी अच्छी कहावतें बहुत वो बोलता था। उन कहावतों में एक कहावत बड़ी ही प्रसिद्ध है और रिचर्ड स्टील कहता मेरी तो फेवरेट है। इसको भी स्टूडेंट्स अंडरलाइन कर लीजिएगा, हमेशा जीवन में याद रखिएगा।
कुछ जो कंजूस लोग हैं वो ज़्यादा याद रखेंगे। कोई कंजूस तो नहीं आपकी क्लास में? कंजूस लोगों के चेहरों पे मुस्कान आ गई होगी। ओके बेटा। ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी गाट। उसकी एक कहावत है, पेनी सेव्ड इज ए पेनी गाट। वो कहता था कि 1 रुपए बचा लेना, पेनी माने पैसा, 1 पैसा बचा लेना 1 पैसा कमा लेना है। राइट? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज आप, जैसे आप रोज कमाते हैं 100 रुपए, एक दिन में आप 100 रुपए कमाते हैं, उसके बाद 50 रुपए आप खर्च करते हैं। राइट? बोली भाई, तो बचता आपके पास कितना है? 50 रुपए। इसका मतलब आपको कितना मिला? 50 मिला। अब सपोज कीजिए कि आज आप कमाने के लिए नहीं गए। बोलिए भाई, लेकिन आज कमाने के लिए आप नहीं गए और आप जो 50 रुपए खर्च करते हैं वो आप आज आपने खर्च भी नहीं किया। बोलिए, तो इसका मतलब आज आप 50 कमा लिए ना, क्योंकि अगर वो 50 आप खर्च कर देते, आज आपने कमाया नहीं था, तो 50 आप माइनस में चले जाते। लेकिन आज आप कमाने नहीं गए और 50 खर्च नहीं किए, इसका मतलब 50 तो प्लस में है आप, वरना 50 माइनस में चले जाते। तो जो सेव करना है, सेविंग करना है, वो कमाने से कम अच्छा नहीं है। दिस इज द ओपिनियन ऑफ एंड्रू फ्रीपोर्ट, ए बिजनेसमैन। ये एक बानिया की सोच है। बानिया इस तरीके से होते हैं दुकानदार। उनका मानना ये है कि बचाना भी एक तरीके से कमाना है। बहुत अच्छी ओपिनियन है स्टूडेंट्स, आज की जनरेशन के लिए विशेष करके, कि आप एक महीने में मान लीजिए 3 लाख रुपए पा रहे हैं, लेकिन अगर उस 3 लाख में से 2.5 लाख रुपए खर्च कर दे रहे हैं और आपका साथी मात्र 1 लाख रुपए एक महीने में कमाता है, लेकिन वो केवल 25,000 रुपए खर्च करता है, 75,000 उसका बचता है। आप 3 लाख कमा करके 50,000 बचा रहे हैं, अब वो 1 लाख कमा करके 75,000 बचा रहा है, तो आप दोनों में अमीर कौन है? सोच के देखिए आप। तो बचाना भी एक तरीके से कमाना है। 1 पैसा बचा लेना, 1 पैसा कमा लेना है। ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी गॉट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ए जनरल ट्रेडर ऑफ गुड सेंस इज प्लीजेंटर कंपनी देन ए जनरल स्कॉलर। एंड्रू फ्रीपोर्ट सेज that you can get more sense of pleasure, more sense of happiness in the company of a trader than in the company of a scholar। कहता है कि यदि आप मनोरंजन चाहते हैं तो जितना आनंद, जितना प्लीजर आपको एक बिजनेसमैन के साथ रहने में आएगा, उतना आनंद आप कभी भी एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति के साथ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा एंड्रू फ्रीपोर्ट की ओपिनियन है कि जो आनंद एक ट्रेडर के साथ अगर आप रहें, एक बिजनेसमैन के साथ जो आनंद आपको आ सकता है, उसके साथ में आ सकता है, वो आनंद कभी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ में नहीं आ सकता है। राइट? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप टूर चले गए, टूर और ट्रिप पे आप चले गए, अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी आपके साथ है, पता लगा आपके पानी का बतासा खाने का मन है, यार बढ़िया मौसम है, चलो पानी बतासा, अरे चुप रहो, ज़्यादा पढ़ा लिखा है ना, वो कहेगा चुप रहो,
सड़क के किनारे बड़ी गंदगी है, कोरोना फैला हुआ है और समझ नहीं रहे हो, नुकसान कर जाएगा ये। अब नहीं खा पाए, होटल पे खाने के लिए गए, क्या ऑर्डर किया जाए साहब? पनीर। अरे पनीर यार इतना ज़्यादा आजकल तेलों में मिलावट है, बहुत नुकसानदायक है, जान लीजिए। भाई वो सादी दाल मंगा लीजिए, अच्छा फ्राई भी मत करवाना, वो सादी दाल मंगवा लीजिए, रोटी मंगवा लीजिए, सलाद ले लीजिए। अब आप तो झूर हो जाएंगे, आप तो सूखा जाएंगे, पूरी तरीके से सूख जाएंगे, आप पूरी तरीके से वहाँ सूख जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। अब वहीं कोई बनिया के साथ चले जाइए, वो हर आधा घंटा बाद कहेगा यार कुछ खाया जाए यार, एक काम करो आइसक्रीम मंगवा लो यार, यार टिकिया खाने का मन कह रहा है। वो जब जाएगा, बनिया जब तक अपने गांव में रहता है, अपने शहर में रहता है, दुकान पे वो बिल्कुल नहीं निकलता, पूरा समय अपने बिजनेस को देता है, दुकान के बाहर भी नहीं निकल के बैठेगा। लेकिन जब वो कंपनी में होता है, बाहर एंजॉय करने जाता है, तो जम के पैसा खर्च करता है, खूब एंजॉय करता है, राइट? पूरा, चूंकि हंसी मजाक के मूड में ही रहता है वो। क्लियर? तो एंड्रयू फ्रीपोर्ट की ओपिनियन है कि बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोगों के साथ रहने से ज़्यादा आनंददायक अगर किसी का साथ है तो बिजनेसमैन का साथ हो सकता है। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति तो हमेशा वो बहुत सीरियस बातें करेगा, बड़ी गंभीर बातें करेगा, वो कोई आनंददायक बात नहीं करे। कोई ज़्यादा आनंद, आप सड़क पे जा रहे हैं, आप कहीं टूर पे नैनीताल में थोड़ा मज़ा ले लीजिए सड़क पे, तो कहेगा यार यार मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी तुम भी इस तरीके से बात करते हो। अब बताए, पूरा माहौल ख़राब कर देगा, मज़ा भी नहीं लेने देगा यार सड़क पे पढ़ा लिखा आदमी। इसलिए भैया एंड्रयू फ्रीपोर्ट की ओपिनियन है कि वी मस्ट हैव ऑलवेज द कंपनी ऑफ बिजनेसमैन, नॉट द कंपनी ऑफ स्कॉलर्स, राइट? एंड सर एंड्रयू हैविंग ए नेचुरल इनअफेक्टिव एलिक्वेंस, the perspicuity of his discourse give the same pleasure that wit would in another man. इनकी ओपिनियन है, एंड्रयू फ्रीपोर्ट की ओपिनियन है कि हैविंग ए नेचुरल अनअफेक्टेड एलिक्वेंस, किसी भी रूप में अप्रभावित होने वाला प्रभाव, द पर्सपेक्टिव ऑफ हिज डिस्कोर्स गिव्स द सेम प्लीजर, वही आनंद आपको उस व्यवसायी के साथ मिल सकता है, दैट विट वुड इन अनदर मैन, जो किसी बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि के द्वारा आनंद प्राप्त होता है, वो व्यवसायी को उसकी व्यावसायिक चपलता में प्राप्त हो जाता है, राइट? मीन्स दोनों के साथ में वो आनंद आपको प्राप्त हो सकता है। ही हैज़ मेड हिज फॉर्चून हिमसेल्फ। स्टूडेंट्स, एंड्रयू फ्रीपोर्ट के बारे में रिचर्ड स्टील बताता है कि रिचर्ड स्टील वह व्यक्ति है जो भाग्य के भरोसे आज इतना अमीर नहीं हुआ है, बल्कि उसने अपना भाग्य स्वयं बनाया है, राइट? स्टूडेंट्स, कहता है कि ही हैज़ मेड हिज फॉर्चून हिमसेल्फ, उसने अपनी मेहनत से, अपने व्यवसाय से अपना भाग्य बनाया है। यहाँ एंड्रयू फ्रीपोर्ट के माध्यम से रिचर्ड स्टील कहना चाहता है कि भाग्य के भरोसे रहने से आप कभी भी बड़े नहीं बन सकते हैं। एंड्रयू फ्रीपोर्ट चूँकि एक व्यवसायी है, तो उसने मेहनत करके, अपना व्यवसाय करके अपने भाग्य का निर्माण स्वयं किया है। एंड सेज दैट इंग्लैंड मे बी रिचर दैन अदर किंगडम्स, और कहता है कि पूरा इंग्लैंड दुनिया के किसी देश से अधिक अमीर बन सकता है, दुनिया के सारे देशों से अमीर बन सकता है, बाई एज प्लेन मेथड एज ही हिमसेल्फ इज रिचर दैन अदर्स मेन्स, यदि इंग्लैंड वही प्लेन मेथड फॉलो करे जो मैंने फॉलो किया है और लोगों से अमीर बना हूँ। जिस व्यावसायिक रणनीति को फॉलो करके, जिस मेथड को फॉलो करके मैं औरों से अमीर बना हूँ, उसी फार्मूले पर चल करके इंग्लैंड भी दुनिया के अन्य देशों से ज़्यादा अमीर बन सकता है।
दो एट द सेम टाइम आई कैन से दिस ऑफ हिम दैट देर इज नॉट ए पॉइंट इन द कंपास। कंपास माने कंपास जो गोला प्रकार होता है, आप घुमा देते हैं तो पूरा गोला बन जाता है, तो ये गोला प्रतीक है पूरी की पूरी धरती का, राइट, पूरी दुनिया का प्रतीक है, दुनिया गोल है ना। तो वो कहता है पूरे कंपास में माने पूरी दुनिया में, बट ब्लोज होम ए शिप इन विच ही इज एन ओनर। दुनिया का कोई भी ऐसा कंपास है पूरी दुनिया में, आप घुमा के देख लीजिए अपनी निगाह, दुनिया का शायद ही ऐसा कोई देश या ऐसा कोई कोना होगा जहाँ पे चल रहे व्यवसाय के जहाज़ों का मालिक मैं न हूँ। सारी दुनिया में तमाम सारे बिजनेस के जो शिप हैं, जो मर्चेंट शिप्स हैं, उसमें हर जगह मेरे जहाज़ व्यवसाय कर रहे हैं और उन व्यवसायों से मैं बड़ा बना हूँ। यदि इंग्लैंड भी मेरे व्यवसाय के उन सिद्धांतों को माने तो कहीं न कहीं इंग्लैंड भी बड़ा बन सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।